I request Professor इस Mukhtar. वेबिनार में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां विश्व की मानवता के सामने एक ऐसी त्रासदी उपस्थित हुई है जिसने जीवन के हर स्तर पर एक प्रकार का व्यवधान उपस्थित किया है और जिस रूप में यह व्यवधान आया है वह जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको अलग अलग ढंग से उनके कार्य में बाधा पहुंचा रहा है। हम इसके प्रभाव अनेक रूपों में देख रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि इस आपदा का जो विस्तार क्षेत्र है वह विकासशील देश हो या अविकसित देश हो या अति विकसित देश हो, सर्वत्र दिखाई दे रहा है। हम सब लोग मीडिया के माध्यम से इस कठिनाई के विभिन्न आयामों से परिचित हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से इसका विस्तार बढ़ता चला जा रहा है और कुछ क्षेत्रों में थोड़ी बहुत कमी आई है। भारतवर्ष इसके द्वारा जिस प्रकार प्रभावित हुआ है उसको देखते हुए जिसका नहीं हो गया, क्या बता रहा है, ऐसे ही गायब हो गया था, आ गया है। तो इसका प्रभाव हम जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में देख रहे हैं। इस वेबिनार में इस प्रभाव के विभिन्न पक्षों को लेकर के चर्चा की जाती रही है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जिस तरह से, जिस व्यापक ढंग से चर्चा हुई है उससे कई प्रकार के प्रश्नों का समाधान भी प्राप्त हुआ है। आज मैंने, जैसा कि डॉक्टर राकेश कुमार सिंह से मेरी चर्चा हुई थी, उस प्रसंग में व्यक्ति और समाज के जो पारस्परिक संबंध हैं उनके ऊपर इस कोविड के संकट का क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको लेकर के विचार हम करेंगे। हम संसार में जब आते हैं तो जन्म लेने के पहले ही एक समाज पहले से उपस्थित रहता है, परिवार है, समुदाय है, और उस परिवार समुदाय में जीवन की एक शैली पहले से चलती चली आ रहती है। और यह बात सब लोग जानते हैं कि मनुष्य का जो शिशु है, जो नवजात शिशु है, उसकी रक्षा और भरण पोषण यदि दूसरे मनुष्य माता पिता अभिभावक न करें तो
उसकी जीवन की रक्षा नहीं हो सकती है। मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं मानव स्वभाव के निर्माण में परस्पर निर्भरता एक आधारभूत तत्व है। जब तक उनका सहयोग न मिले, जब तक जो हमारे परिवेश के विभिन्न तत्व हैं वह सब मिल करके हमारे जीवन को संभव न बनाए, तब तक हमारा जीवन बन नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। मैं इसका उल्लेख इसलिए भी करना चाहता हूँ कि इस पारस्परिक संबंध में निर्मित होने वाले व्यक्ति के बाद के विकास में जो परिवर्तन आते हैं वह धीरे धीरे वैयक्तिकता की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज की दुनिया में जिस भौतिकता का प्रभाव है, जिस निजीपन का प्रभाव है, उसमें ऐसे व्यक्ति का निर्माण जो अपने आप को हर तरह से अलग करके देखता है, जिसकी दृष्टि में अकेला वह स्वयं है। शब्द थोड़ा सा खराब लगता है, लेकिन हम सबकी जो प्रवृत्ति है वह कहीं न कहीं स्वार्थ की ओर अधिक आकृष्ट होती चली जा रही है। स्वार्थ हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारी जो पारस्परिक संबद्धता है और उस पारस्परिक संबद्धता में हमारा सामाजिक जीवन से जो सरोकार है वह कहीं पृष्ठभूमि में जा रहा है और व्यक्ति की जो सत्ता है वह प्रमुख होती चली जा रही है। जो संतुलन व्यक्ति और समाज के संबंध के बीच होना चाहिए वह संबंध बाधित हो रहा है और हम अपने समाज को, समुदाय को, संस्था को और कई लोग तो देश को भी अपनी सुविधा, अपनी संपत्ति के विस्तार के लिए उपयोग में ले आने से नहीं चूकते हैं। यह जो वैयक्तिकता है, एकांत वैयक्तिकता है और इस प्रकार की एक केंद्रिकता हमारी मानसिकता में आ रही है, जो सेल्फ सेंटर्ड दृष्टिकोण है, वह एक बड़ी भारी चुनौती के रूप में उपस्थित हो रहा है। उसका जो परिणाम हमको दिखाई दे रहा है वह भिन्न भिन्न प्रकार के संघर्ष के रूप में, हिंसा के रूप में, आक्रोश के रूप में दिखाई दे रहा है। मनुष्य का अस्तित्व कम से कम भारतीय चिंतन में और आम आदमी की सोच में भी अभी भी कुछ मौजूद है। वह एक बहुआयामी और बहुस्तरीय रचना है। आप सब लोग परिचित होंगे एक शब्दावली से जिसे कहते हैं पंचकोश। आप सिर्फ शरीर नहीं है, अन्नमय कोश तो है ही, लेकिन उसके ऊपर प्राणमय कोश भी है, विज्ञानमय कोश भी है, मनोमय कोश भी है और आनंदमय कोश भी। कहने का हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि हमारे अस्तित्व के कई स्तर हैं। हम अपने आप को कहाँ जोड़ते हैं, कहाँ संबंधित करते हैं, कहाँ पर अपने संतुष्टि की खोज करते हैं। मात्र शरीर ही हमारी सीमा है या हम उससे ऊपर भी अपने व्यापक अस्तित्व पर भी ध्यान देते हैं? यह एक विचारणीय प्रश्न है। हम अपनी दुनिया का जो विभाजन करते हैं, जो पार्टीशनिंग करते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ में, यह हमारा स्व है, यह हमारा आत्म है और शेष जो है वो उस आत्म से भिन्न है, अलग है। इसके बीच की जो सीमा रेखा है वह धीरे धीरे बड़ी बलवती होती चली जा रही है। कभी यह सीमा रेखा ऐसी थी जिसमें दोनों के बीच में बड़ी आवाजाही थी,
इतनी आवाजाही थी कि हमने यह माना था कि हमारी रचना भी उन्हीं तत्वों से हुई है, छित जल पावक गगन समीरा। वही भौतिक तत्व हैं जो हमको निर्मित करते हैं और इस परिवेश पर्यावरण प्रकृति के भी अंदर मौजूद है। वैसे तो हम अगर अपनी परंपरा में सोचें तो सब कुछ जो घटित हो रहा है वह प्रकृति के क्षेत्र में हो रहा है, और यह प्रकृति जो है सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण इन्हीं के सक्रिय होने से घटित हो रहा है। और हम अपने आप को कर्ता या एजेंसी मान लेते हैं और यह एक भ्रम पाल लेते हैं। तो स्व को जिस तरह से आधुनिक दृष्टि में मॉडर्निटी या आधुनिकता का जो प्रवेश हुआ औद्योगिक क्रांति के पश्चात, उन सब में एक दृष्टि इस तरह की विकसित हुई कि हम तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, निरपेक्ष भाव से हम अपने आप को आगे बढ़ाने में चल सकते हैं सक्रिय रूप से, और बोलिए साधन है और उन साधनों का उपयोग हम जैसे चाहें वैसे करें, यह करने के लिए छूट हमको मिली हुई है। यह दृष्टि हमारी अपनी दृष्टि नहीं रही है। हमारी अपनी दृष्टि जो रही है वो तो कुछ इस तरह की थी कि माइक्रोकास्म और मैक्रोकास्म, जो पिंड और जो ब्रह्मांड है, उसमें कहीं पर संबंध है, और जीवन चक्र का जो केंद्र बिंदु है वह मनुष्य नहीं है। एंथ्रोपोसेंट्रिक दृष्टिकोण हमारा नहीं था। हम संबंधों को केंद्र में रख करके विचार करते थे। मनुष्य और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है, मनुष्य और मनुष्य के बीच में क्या संबंध है, यह अधिक महत्वपूर्ण था। ज्यादा दिन नहीं हुआ जब हमारे जीवन में कुछ ऐसे विचार मौजूद थे जो हमारे इन संबंधों को बड़ा प्रगाढ़ बनाते थे। कभी भारत के समाज में वैदिक काल और उसके बाद बहुत दिनों तक अभी भी कहीं न कहीं वह किसी न किसी रूप में जीवित है कि मनुष्य जो है वह कई प्रकार के ऋणों को लेकर के जीता है। उसमें भूत ऋण भी है, जिसमें सारे प्राणियों, भूत का अर्थ यहाँ प्राणी से है, गुरु ऋण भी है, ऋषि ऋण भी है। अर्थात मनुष्य के रूप में आपका दायित्व है कि आप इनकी रक्षा, इनका भरण पोषण भी आप करें। उन्होंने आपका जीवन चलाया, आगे बढ़ाया, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाएं, उनकी सहायता करें, उनकी रक्षा करें। तो इंडिविजुअल केंद्र में न होकर के इंडिविजुअल का दूसरे से जो संबंध है वह विचार के केंद्र में था, और उसके कारण जो स्थिति थी वह कुछ इस प्रकार की थी कि हम अपना विकास और दूसरे का विकास दोनों को ध्यान में रखते थे। दूसरे के बदौलत अपना विकास करें और दूसरे की चिंता न करें, यह बात नहीं थी। परोपकार जिसे आप कहते हैं, अल्ट्रुइज्म जिसे आप कहते हैं, आजकल एक शब्द चला है CSR, कि सामाजिक दायित्व जो है विभिन्न संस्थाओं का क्या है। तो यहाँ पर सामाजिक दायित्व जो है वह स्वाभाविक रूप से आपको सबसे कनेक्ट करता है, और व्यक्ति का जो स्वरूप था, जो स्व का विचार था, वह एक प्रकार का रिलेशनल कॉन्सेप्ट था, पारस्परिकता से जुड़ा हुआ, संबंध से जुड़ा हुआ एक इंटर डिपेंडेंट किस्म के सेल्फ का विचार यहाँ पर रहा है। अभी भी आप
गांव में जाइए, शाम को पहुंच जाइए तो आपको सानंद कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति आतिथ्य आपको देगा, भोजन भी कराएगा, आपके रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। मगर शहर में तो आपको कोई नहीं पूछेगा, होटल में ही जाकर के रहना पड़ेगा। अतिथि देवो भव का भाव अभी भी आपको मिलेगा। तो संबंधों की भूमिका महत्वपूर्ण थी और धीरे धीरे वह दुर्बल होती गई है। हमारे वर्तमान परिदृश्य में वह और भी दुर्बल होती गई है। यह एक बड़ा गंभीर प्रश्न हमारे सामने है। समाज न रहे, संस्था न रहे, देश न रहे तो हम कहाँ रहेंगे, ये हमारे विचार में नहीं आता है। यह उल्लेख बहुत प्रासंगिक नहीं है, लेकिन आप स्मरण करें कि कितने भगोड़े ऐसे हैं जो हजारों करोड़ रुपए देश का लेकर के देश से बाहर भाग गए हैं। अब आप यह विचार करें कि यह किस तरह की मनोवृत्ति है, यह किस तरह के स्व को सिद्ध करने की युक्ति है। हम उस देश के रहने वाले हैं, उस परंपरा के रहने वाले हैं जहां पर अकेले अर्थ की चिंता नहीं थी, अकेले काम की चिंता नहीं थी, उसके साथ धर्म और मोक्ष भी जुड़ा हुआ था। जो पुरुषार्थ था, जो जीवन के लक्ष्य थे, एक मोटर गाड़ी के चार पहिए की तरह से ये चारों वहां मौजूद थे। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। आप सबकी चिंता करिए। तो इस तरह का जो समावेशी दृष्टिकोण है वह जीवन की संपूर्णता को ध्यान में रखता है। वह केवल अपनी चिंता नहीं करता है, वह दूसरे भी की चिंता करता है। वह एंथ्रोपोसेंट्रिक नहीं है, वह रिलेशनल है। आज हम अपनी चिंता अधिक करते हैं, अपने लिए संसाधन जुटाते हैं और दूसरों की चिंता हम कम करते हैं। इस बात को आप कई रूपों में देख सकते हैं। हमने देखा कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ से अधिक संख्या में नगरों महानगरों में काम करने वाले जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके जीवन भरण पोषण की व्यवस्था वहां पर नहीं हो सकी जहां पर वह सेवा दे रहे थे और दैनिक वेतन भोगी के रूप में कुछ कमा रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे। अब उनकी चिंता कैसे की जाए, ये एक बड़ी भारी चुनौती खड़ी हुई और उनके सामने कोई और विकल्प नहीं था। उनके पांव चल पड़े वापस उनके गांवों की ओर और हमने एक शब्द प्रयोग में यहाँ पर चल पड़ा कि प्रवासी मजदूर। देश में ही वो प्रवासी हो गए और वो वापस जब गांव की ओर गए तो उनकी यात्रा कितनी पीड़ादायक, कष्टदायक थी, इसका हम सब लोगों ने अनुभव किया है, देखा है। समाज के कुछ सदस्य खड़े हुए, उन लोगों की कुछ सहायता भी की, लेकिन वह उतनी नहीं थी जितनी उसकी आवश्यकता थी। अब धीरे धीरे वे फिर वापस भी जा रहे हैं। अभी भी यह समस्या बनी हुई है कि उन जो टोली में जो लोग वापस गए थे उनको कैसे कार्य में लगाया जाए, कैसे उत्पादक श्रम में नियोजित किया जाए, कैसे उनका लाभ लिया जाए, कैसे उनको जीवन यापन की सुविधा प्रदान की जाए। आप इस बात पर अगर विचार करेंगे तो यह भी उस संबंध के चिंतन से ही जुड़ा हुआ है। आपको स्मरण होगा कि महात्मा गांधी ने इस देश की जो परिकल्पना की थी, जिस हिंद स्वराज को उन्होंने एक स्वप्न के रूप में प्रस्तुत किया था आज से 100 वर्ष पहले, और जिसको लेकर के बड़े दृढ़ता पूर्वक सोचते थे कि यह बात
जो 1909 में कही और 1940-45 तक उसमें कोई खास बदलाव की जरूरत नहीं है। उसमें देश के छोटी से छोटी जो इकाई है, जो गांव है, उसके भी स्वावलंबन की बात उन्होंने की थी, विकेंद्रीकृत शासन की बात की थी और इस तरह की शिक्षा की बात की थी जो कहीं न कहीं आपको स्वावलंबन का पाठ सिखा सके, जो शरीर के श्रम के उपयोग पर बल दे सके, जो प्रकृति के साथ निकटता रख सके, अर्थात जो इन संबंधों को विभिन्न स्तरों पर जीवित रख सके। ठीक इसके विपरीत जो हमारी योजनाएं बनी, जो शिक्षा की पद्धति हमने चलाई, वो सब हमको काट करके अलग व्यक्ति के रूप में हमारा संस्कार अधिक से अधिक प्रगाढ़ बनाती चली जा रही है। जो बहुत बड़ा शिक्षित, अति योग्य जो हमारा विद्यार्थी होगा, वह बीटेक करेगा किसी आईआईटी से और किसी आईआईएम से, वो बिजनेस डिप्लोमा करेगा और उसकी नजर होगी कहीं न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, कहीं पर उसे नियुक्ति मिल जाए, उसे मिल भी जाती है, उसमें वह योग्यता भी है। तो वह सब कुछ अपने लिए प्राप्त करना चाहता है। यह एक हमारी मानसिकता में जो बदलाव आया है, जो परिवर्तन आया है, जो इन संबंधों को काटता चला जा रहा है, वह एक चिंता का विषय है। हम उन मूल्यों को कहीं छोड़ते चले जा रहे हैं जो हमको, हमारे परिवेश दोनों को जोड़ते हैं। जब यह कहा गया था कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसा, ये क्षुद्र बुद्धि के, छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, वह मैं और तू इसका भेद करते हैं, और जो उदार चरित्र वाले होते हैं वह सबको साथ लेकर के चलते हैं। पूरी वसुधा ही उनका कुटुंब हो जाती है, परिवार हो जाता है। इसमें जो भाव रखा गया है वह यही है कि आप अपने स्व का, अपने आत्म का विस्तार करें, जिसमें दूसरों को भी जगह मिले, दूसरों को भी स्थान मिले। आपका अकेला जीवन न तो संभव है और न वांछित है। मैं समझता हूं कि व्यक्ति और समाज के रिश्ते को हम भूलते चले गए हैं, उसके परिणाम हमारे सामने हैं। जब हम इस रिश्ते की बात करते हैं, संबंध की बात करते हैं, तो केवल समुदाय, परिवार की ही बात नहीं है, प्रकृति से भी रिश्ते की बात है। हमारा दृष्टिकोण ही हो गया है कि हम सबका दोहन किस तरह से करें। तो प्रकृति का भी हम दोहन करते हैं और उसका परिणाम हमारे सम्मुख है कि किस तरह से जो हमारा जीवन का आधार है, या वायु हो या धरती हो, इन सब का प्रदूषण किस मात्रा में बढ़ा है। यह भी हमको यही बताता है कि हम एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित किए हुए हैं, इतनी सीमाओं में हम अपने को रखे हुए हैं, जिसमें दूसरों की जगह
हम जिस समाज में रह रहे हैं उसके जो आधार हैं उनको भी हमने ध्यान में नहीं रखा। अपने परिवेश, पर्यावरण, प्रकृति की भी चिंता हमने नहीं की और उसके संकट बार बार दिखाई पड़ते हैं। जब कभी अनावृष्टि होती है, सूखा पड़ता है, या बाढ़ आती है, या जल प्रदूषित होता चला जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? यह व्यक्ति केंद्रित विचार का परिणाम है। आप जिस परिस्थिति में हैं वहां पर यह आवश्यक हो गया है कि इतना विलंब न हो जाए कि जीवन ही असंभव हो जाए। आप देखें जिस तरह से दूर अंटार्कटिक में आप कहीं भी जाइए, वहां पर जहां जहां मनुष्य के पदचाप पहुंच रहे हैं उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। एवरेस्ट पर कूड़ा इतना इकट्ठा हो जाता है कि उसे हटाना लेकिन हमारी संस्थाओं की जो स्थिति है वहाँ भी हम यह पाते हैं कि हम उसके साथ उतना तादात्म्यकरण नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहिए। मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करता हूँ कि व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का सुख केवल उसके निजी सुख, व्यक्तिगत सुख से ही पूरा नहीं होता है। जब तक हम समग्र की चिंता नहीं करते हैं, हमको अपने स्व का विस्तार करना पड़ेगा यदि हम समाज का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं। इस धरती पर मनुष्यता की, जीवों की, प्राणियों की, वनस्पतियों की रक्षा अगर करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी रक्षा के अभाव में हमारा अपना जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यह स्व का जो विचार हमारा है वह अधिकतर केवल अहम भाव या ईगो की तृप्ति में ही सिमटता चला गया है और यह अपर्याप्त दृष्टि है। कहा तो यही गया था कि इस अहंकार को कैसे को पढ़े तो आप यही पाएंगे मैं अपनी बात यही कह करके आप सबको एक बार
आज के इस परिवेश में सावधान करना चाहूंगा। यह पूरा जो कोविड का स्वरूप हमारे सामने आया है, इसकी कथा के कई संस्करण हैं, लेकिन कहीं न कहीं वह यह इंगित करते हैं कि किसी स्वार्थ का ही यह परिणाम है और यह मनुष्यता के प्रति, मानवता के प्रति द्रोह का परिणाम है। और किस प्रकार के अंधकार का विकास हुआ है, जहाँ पर कई लाख व्यक्ति अपना प्राण गंवा चुके हैं पूरे विश्व में, और जाने कितने लाख अभी भी इससे प्रभावित हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे दायित्व में इसका समावेश होना चाहिए। हमको अपने स्व को, अपने सेल्फ को पुनः परिभाषित करना पड़ेगा। यह स्व विचित्र किस्म का है। श्रीमद् भगवद गीता को अगर आप याद करिए तो वहाँ बड़ा सुंदर इसका स्वरूप दिया है कि यह जो आपका आत्मबोध है, अगर ये गलत हुआ तो आपका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा, और यदि सही हुआ तो आपका सबसे बड़ा मित्र हो जाएगा। यदि इसके ऊपर आपने विजय की तो यह आपका मित्र हो गया। मित्रों, हमको अपने स्व को नियमित करना पड़ेगा। कहीं न कहीं हमको यह ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। हमारी आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। हम भोग करना चाहते हैं, संग्रह करना चाहते हैं, लेकिन उचित तो यही है कि भोग और संग्रह का त्याग के साथ समावेश होना चाहिए। हमारे चिंतन में, हमारे व्यक्तित्व में भोग भी हो और त्याग भी हो, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यही हमारी परंपरा में है और यही आज के समय की सीख भी है। कोविड-19 के प्रभाव में हर कोई घर के अंदर बंद है, हर कोई अपने सीमित साधनों से अपने जीवन को चला रहा है, उसकी आवश्यकताएं कम हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी सीख हमारे लिए है कि हम अपने जीवन को किस तरह नियमित करें। हम अगर जिए तो दूसरे को भी जीने का अधिकार होना चाहिए, और यह तभी संभव होगा जब हम पारस्परिक संबंधों पर भी बल देंगे। मैं इन शब्दों के साथ अब मैं विराम ले रहा हूँ, और मैं आयोजकों को यह अवसर देने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस गंभीर विषय पर आपने यह आयोजन किया और देश विदेश में बड़े विस्तृत समुदाय के साथ संपर्क साधा, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें और आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।